हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेकंड अध्याय देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। उससे पहले हम आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख चुके हैं भारत में। अब ये दूसरा अध्याय है मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन। और पहले वाले जो हमने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किया था उसमें उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि जहाँ पे हम औरंगजेब में मध्यकालीन भारत के इतिहास में औरंगजेब पर ख़त्म करते हैं और फिर हम उत्तरवर्ती मुगल में औरंगजेब के बाद बहादुर शाह से शुरू करते हैं। तो यहीं से शुरू करेंगे हम कि मुगल साम्राज्य का पतन तथा विघटन में औरंगजेब के बाद से। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हो गई थी। उस समय उसके 3 पुत्र जीवित थे, मुअज्जम, आजम तथा कामबख्श। 3 पुत्र थे उसके, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। औरंगजेब राज्य के बंटवारे के लिए वसीयत लिख कर गया था, जिससे उसके मरने के बाद उत्तराधिकारी का युद्ध न हो। वसीयत के अनुसार उसकी इच्छा थी कि उसके सबसे बड़े बेटे मुअज्जम को 12 सूबे मिले तथा उसकी राजधानी दिल्ली हो। मोहम्मद आजम को आगरा, दक्कन के सूबे, मालवा तथा गुजरात मिले तथा उसके सबसे छोटे बेटे कामबख्श को बीजापुर तथा हैदराबाद के सूबे मिले, यानी कि उत्तर, मध्य और साउथ, दक्षिण में तीनों का बंटवारा उत्तराधिकार के युद्ध ना हो, इसे मुअज्जम, आजम और कामबख्श में औरंगजेब ने कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुअज्जम अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पर था, आजम अहमदनगर में तथा कामबख्श बीजापुर में था। मुअज्जम सीधा दिल्ली आया और रास्ते में लाहौर के निकट बहादुर शाह के नाम से अपने को बादशाह घोषित कर दिया। बहादुर शाह के बेटे अजीम उस शाह ने आगरा पर अधिकार कर लिया। कामबख्श ने बीजापुर में अपने को बादशाह घोषित किया और आजम ने आगरा पर अधिकार करने के लिए आगरा के पास जजाऊ में शिविर लगाया। जजाऊ का युद्ध 18 जून 1707 को, ये पढ़ रहे हैं हम। औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के तीनों पुत्रों मुअज्जम, आजम, कामबख्श में उत्तराधिकारी का युद्ध। अब जजाऊ का जो युद्ध था, जो जजाऊ का युद्ध था 18 जून 1707, ये इस युद्ध में बहादुर शाह जो किस नाम से था, मुअज्जम नाम से। इसका मूल नाम क्या था, मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम ने आजम को पराजित कर डाला, यानी कि बहादुर शाह का जो मूल नाम था मुअज्जम, इसने अपने ही भाई किसको, आजम को पराजित कर मार डाला। और इसमें आजम के 2 पुत्र भी मारे गए, यानी कि बहादुर शाह या मुअज्जम के 2 पुत्र भी इसी युद्ध में, जजाऊ के युद्ध में मारे गए, जो 18 जून 1707 को हुआ था। फिर बीजापुर का युद्ध जनवरी 1709, यह युद्ध बहादुर शाह और कामबख्श के बीच हुआ। किस किस के, बहादुर शाह और कामबख्श के, यानी तीसरे भाई के। कामबख्श घायल हुआ और अगले ही दिन उसकी भी मृत्यु हो गई और कामबख्श का पुत्र भी युद्ध में मारा गया। ठीक है, तो यानी कि दोनों भाई मारे गए। बहादुर शाह ने जजाऊ के युद्ध में आजम को पराजित कर दिया था और बीजापुर के युद्ध में कामबख्श को पराजित कर दिया था। अब बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, यानी कि शाह आलम प्रथम 1707 से 1712, एक अन्य उपाधि इसकी क्या है, साहिब खबर खफी खां द्वारा से प्रदत्त की गई थी। साहिब खबर। उत्तराधिकारी के युद्ध में 63 वर्षीय बहादुर शाह विजयी रहा। वह विद्वान, आत्मगौरवपूर्ण और योग्य था। उसने समझौते और मेल मिलाप की नीति अपनाई। औरंगजेब द्वारा अपनाई गई संकीर्णतावादी नीतियों तथा कदमों में से कुछ को बदल लिया। उसने हिंदू सरदारों और राजाओं के प्रति अधिक सहिष्णुतापूर्ण रुख अपनाया। आरंभ में उसने आमेर और मारवाड़ के राजपूतों पर पहले से अधिक नियंत्रण रखने की कोशिश की। इस उद्देश्य से उसने आमेर की गद्दी पर से जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बिठाने और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उसने आमेर और जोधपुर शहरों में फौजी डेरा जमाने की भी कोशिश की, किंतु इसका कड़ा प्रतिरोध हुआ। अतः उसने दोनों राज्यों में तुरंत समझौता कर लिया। राजा जयसिंह और राजा अजीत सिंह को अपने राज्य तो फिर से मिल गए, परंतु उच्च मनसबों तथा मालवा और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबे के सूबेदारों के ओहदों की उनकी मांग नहीं मानी गई। मराठा सरदारों के प्रति भी उसकी नीति अस्थिर रही।
उसने दक्कन की सरदेशमुखी दे दी, मगर चौथ का अधिकार नहीं दिया। उसने साहू को मराठों का विधिवत राज्य नहीं माना। इस प्रकार उसने मराठा राज्य के ऊपर आधिपत्य के लिए ताराबाई और साहू को आपस में लड़ने के लिए छोड़ दिया। किसकी बात कर रहे हैं हम इस समय? बहादुर शाह की। इससे साहू और मराठा सरदार असंतुष्ट रहे तथा दक्कन अव्यवस्था का शिकार बना रहे। बहादुर शाह ने गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर, यानी कि सिखों के साथ भी गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि कर और एक बड़ा मनसब देकर विद्रोही सिखों के साथ मेल मिलाप करने की कोशिश की। परंतु जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में उन्होंने बगावत का झंडा पंजाब में बुलंद किया, तब बादशाह ने स्वयं विद्रोहियों के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। विद्रोहियों ने जल्द ही सतलज और यमुना के बीच के लगभग संपूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण जमा लिया। यद्यपि बादशाह लोहगढ़ तथा अन्य महत्वपूर्ण सिक्का केंद्रों पर कब्जा जमाने में सफल हो गया, फिर भी सिक्कों को दबाया नहीं जा सका और 1712 में उन्होंने लोहगढ़ वापस ले लिया। लोहगढ़ किला गुरु गोविंद सिंह ने अंबाला के उत्तर पूर्व में हिमालय की तराई में बनाया था। बहादुर शाह ने बुंदेला सरदार छत्रसाल से मेल मिलाप कर लिया। छत्रसाल निष्ठावान सामंत बना रहा। बहादुर शाह ने जाट सरदार चूड़ामन से भी दोस्ती कर ली। चूड़ामन ने बंदा बहादुर के खिलाफ अभियान में बादशाह का साथ दिया। बहादुर शाह के दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोसुआ केटेलार के नेतृत्व में गया। इस शिष्टमंडल का दरबार में जोरदार स्वागत किया गया। इस स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री जूलियाना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसे बीबी फिदवा आदि की उपाधि दी गई थी। बहादुर शाह के शासनकाल के दौरान प्रशासन के हालात और भी बिगड़े। बादशाह द्वारा अंधाधुंध जागीरें देने तथा पदोन्नति करने के फलस्वरूप राज्य के वित्त की स्थिति पहले से भी खराब हो गई। इसके शासनकाल में शाही खजानों में से कुछ रकम बची थी, वह खत्म हो गई। साम्राज्य जिन समस्याओं से घिरा था उसका समाधान बहादुर शाह टटोल रहा था। समय मिलता तो शायद वह शाही किस्मत को फिर जगा पाता। दुर्भाग्यवश 1712 में उसकी मौत ने साम्राज्य को एक बार फिर गृह युद्ध फंसा दिया। इस गृह युद्ध के कारण उसका शव 10 सप्ताह बाद दिल्ली में दफनाया न जा सका। बहादुर शाह को साहिबे खबर भी कहा जाता है। ओवन सिडनी ने लिखा है, मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। बहादुर शाह के 4 पुत्र थे। अब देखो, हमने औरंगजेब के 3 पुत्र पढ़े थे वहाँ, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। अब यहाँ पर कौन शासक बना था? बहादुर शाह ने कामबख्श और आजम दोनों को पराजित कर दिया था। उसके बाद बहादुर शाह शासक बना। उसके भी 4 पुत्र हुए, जहांदार शाह, अजीमुस्सान, रफीउस्सान। बहादुर शाह के भी कितने? 4 पुत्र हुए, अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहानशाह। ठीक है, और जहानशाह। इनमें उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ जिससे उसका एक कम काबिल बेटा जहांदार शाह विजयी रहा। कम काबिल बेटा, क्योंकि उस समय के सबसे शक्तिशाली सामंत जुल्फिकार खां को समर्थन मिला था। इसे किस सामंत था जो इसका? जुल्फिकार खां। किसका? बहादुर शाह का। उसको समर्थन मिल गया था। जहांदार शाह को किसका मिल गया था? जहांदार शाह को जुल्फिकार का समर्थन मिल गया था। ठीक है। अब बहादुर शाह के बाद हम पढ़ते हैं जहांदार शाह। 1712 से 1713। जहांदार शाह एक कमजोर तथा पतित शहजादा था। उसमें सद्व्यवहार, बड़प्पन और शिष्टाचार की कमी थी। उसके शासनकाल में प्रशासन वस्तुतः जुल्फिकार खां के हाथों में था, जो वजीर बन गया था। जुल्फिकार खां के पिता असद खां को वकील नियुक्त किया गया था। ये दोनों बाप बेटे ईरानी अमीरों के नेता थे। जुल्फिकार खां ने भारतीय असंतुष्ट वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया। उसने जयसिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया तथा मिर्जा राजा की पदवी दी। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की पदवी दी गई और गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। जहांदार के समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। मराठा शासक को दक्कन की चौथ और सरदेशमुखी इस शर्त पर दी गई कि उनकी वसूली मुगल अधिकारी करेंगे और फिर मराठा अधिकारियों को दे देंगे। जुल्फिकार खां ने चूड़ामन, जाट और छत्रसाल बुंदेलों के साथ भी मेल मिलाप कर लिया। केवल बंदा और सिखों के प्रति उसने दमन की पुरानी नीति
जारी रखी। जागीरों और ओहदों की अंधाधुंध वृद्धि पर रोक लगाकर जुल्फिकार खान ने साम्राज्य की वित्तीय हालत को सुधारने की कोशिश की, परंतु उसने एक गलत प्रवृत्ति इजारा को बढ़ावा दिया। इससे किसानों को उत्पीड़न बढ़ा। इसके शासनकाल में अमीरों में गुटबंदी और प्रतिस्पर्धा का सूत्रपात हुआ, क्योंकि जुल्फिकार खान वजीर की शक्ति में वृद्धि करके शक्तिशाली होना चाहता था। जुल्फिकार खान को अपने सारे प्रशासनिक दायित्व अपने एक नज़दीकी व्यक्ति सुभंग चंद्र के हाथों में दे दिए, जिसके व्यवहार में सारे लोग त्रस्त हो गए। जहांदार शाह ने अपने धाई भाई कोकलताश को महत्वपूर्ण पद दिया। कोकलताश ने एक ऐसा संगठन तैयार किया जिसका कार्य सम्राट की शक्तियों को उसी के हाथों में केंद्रित रखने का था। जहांदार शाह लाल कुंवर नामक वेश्या पर आसक्त था। उसने उसके रिश्तेदारों को उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया था। जहांदार के भतीजे फर्रुखसिर ने सम्राट के पद का दावा किया और उसकी यानी कि फर्रुखसिर ने अब जहांदार के बाद अपने पद का दावा किया और उसकी सहायता सैयद बंधुओं ने की। किसकी? अब इसकी फर्रुखसिर की सहायता किसने की? सैयद बंधुओं ने। और जब जहांदार शाह शासक बना था तो इसकी सहायता किसने की थी? जहांदार शाह एक इसका सामंत था जुल्फिकार खान ने। और अब इस समय यहाँ पर फर्रुखसिर शासक बनेगा, तो इसकी सहायता कौन करेंगे? सैयद बंधु, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होता है, आगरा में जहांदार शाह के साथ 1713 ईस्वी में युद्ध हुआ और जहांदार शाह पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद शासक कौन बनता है? फर्रुखसिर। फर्रुखसिर को देखते हैं 1713 से 1719। फर्रुखसिर यानी कि इस समय जो उत्तरवर्ती मुगल थे वो एक कठपुतली की तरह शासन कर रहे थे, ठीक है। फर्रुखसिर 1713 से 1719। फर्रुखसिर को अपनी जीत सैयद बंधुओं दोनों का क्या नाम था पूछा जाता है। अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां वराह के कारण मिली थी। अब्दुल्ला खां को फिर इसने फर्रुखसिर ने वजीर का पद एवं कुतुबुल मुल्क की उपाधि तथा हुसैन अली को अमीर उल उमरा तथा मीर बख्शी का पद दे दिया। फर्रुखसिर के आदेश द्वारा जुल्फिकार खां को धोखा देकर मार डाला गया, ठीक है। तथा जुल्फिकार खां कौन था? जिसने जहांदार शाह को शासक बनाया था, ठीक है। मार डाला गया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। फर्रुखसिर ने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी। फर्रुखसिर ने क्वेश्चन आता है कि फर्रुखसिर ने जय सिंह को कौन सी उपाधि, यानी कि सवाई जय सिंह की। सवाई जय सिंह पढ़ते हैं ना, तो सवाई की उपाधि फर्रुखसिर ने किसे दी थी? जय सिंह को। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? फर्रुखसिर से कर दिया। सैयद बंधुओं ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई। उन्होंने फर्रुखसिर के गद्दी पर बैठते ही जजियों को तुरंत समाप्त कर दिया। क्वेश्चन आता है किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो ध्यान रखना, फर्रुखसिर ने, ठीक है। फर्रुखसिर ने सैयद बंधुओं के उससे जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। इसी प्रकार कई जंगों में तीर्थयात्री कर को भी हटा दिया गया। उन्होंने मारवाड़ के अजीत सिंह, आमेर के जय सिंह तथा अनेक राजपूत राजकुमारों को प्रशासन से प्रभावशाली ओहदे देकर अपनी ओर मिला लिया। उन्होंने जाट सरदार चूड़ामन के साथ दोस्ती कर ली। फर्रुखसिर के समय में 1716 में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी। ये क्वेश्चन आता है कि बंदा बहादुर को किसके शासनकाल में फांसी दे दी गई? तो याद रखना 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर जो सिक्कों का, ठीक है, सिक्कों का अंतिम, जिसमें गुरु गोविंद सिंह के बाद जो सिक्कों का अंतिम सिख गुरु माना जाता है बंदा बहादुर, तो उसको ही 1716 में क्या फर्रुखसिर के समय में क्या कर दिया गया था? बंदा बहादुर को फांसी दे दी गई थी। 1717 ईस्वी में इसने अंग्रेजों का व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान जारी किया, जिसके द्वारा उन्हें व्यापार में छूट मिल गई। इसे ध्यान रखना, 1717 ईस्वी में क्या अंग्रेजों का व्यापारिक लाभ का एक शाही फरमान, यानी कि क्वेश्चन आता है शाही फरमान किसके समय में अंग्रेजों को प्राप्त हुआ? तो 1717 में, ध्यान रखना, फर्रुखसिर। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आता है। सैयद बंधुओं ने मराठा शासक साहू को स्वराज्य तथा दक्कन के 6 प्रांतों की चौथों सरदेशमुखी वसूल करने का अधिकार देकर उसके साथ समझौता कर लिया। बदले में साहू उन्होंने 15,000 घुड़सवारों के द्वारा दक्कन में समर्थन देने को तैयार हो गया। धीरे धीरे फर्रुखसिर सैयद बंधु से ईर्ष्या करने लगा। सैयद हुसैन अली ने 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली की संधि करके मराठों में से सैन्य सहायता लेकर फर्रुखसिर को अपदस्थ कर अंधा बना दिया तथा 10 दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई। मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी अमीर द्वारा किसी मुगल बादशाह की हत्या का यह पहला उदाहरण था। इसके बाद रफी
के पुत्र रफी-उद-दौरात को शासक बना गया। अब रफी-उद-दौरात, वैसे इनमें से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन हमें जब हम मुगल साम्राज्य का उत्तरवर्ती मुगलों में एक सीक्वेंस याद करने को या आ जाता है कभी कभी कि तो सीक्वेंस के हिसाब से याद करने के हिसाब से हमें ये पढ़ना पड़ता है। रफी-उद-दौरात 28 फरवरी से 4 जून 1719 में सबसे कम समय तक शासन करने वाला ये मुगल शासक रहा है रफी-उद-दौरात। इसे भी सैयद बंदों के द्वारा ही गद्दी पर बैठाया गया था। इसकी मृत्यु क्षयरोगी ने टीबी के कारण हो गई थी। इस काल की उल्लेखनीय घटना निकुशेर का विद्रोह कहा जा सकता है, जिसने आगरे के दुर्ग पर अधिकार कर अपने सम्राट पद की घोषणा कर दी थी। निकुशेर अकबर सेकंड का पुत्र था। फिर है रफी-उद-दौला 6 जून 17 सितंबर से 1719। रफी-उद-दौलात की मृत्यु के बाद सैयद बंधु ने इसे गद्दी पर बिठाया। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। यह दूसरा सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। इसके शासन काल में अजीत सिंह अपनी विधवा पुत्री को मुगल हरम में वापस ले गया, जिसने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। रफी-उद-दौला अफीम का आदि एक बीमार युवक था। रफी-उद-दौला की मृत्यु एक पेचिश नामक बीमारी के कारण हो गई थी। फिर है मोहम्मद शाह यानी रोशन अख्तर के नाम से भी इसे जाना जाता है, 1719 से 1748। यह बहादुर शाह के सबसे छोटे बेटे जहां शाह का पुत्र था। अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण इसे रंगीला की उपाधि मिली थी। इसके शासनकाल में सैयद बंधु का अंत हुआ था। सैयद बंधु के पतन के बाद उसका पहला वजीर मोहम्मद अमीन खां हुआ। इसने बादशाह को सैयद बंधु के नियंत्रण से मुक्त कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। मोहम्मद शाह के काल में निजामुल मुल्क ने हैदराबाद राज्य की नींव डाली। सादत खान ने अवध में अपने राज्य को स्वतंत्र कर लिया। इस तरह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी स्वतंत्र हो गए। राजपूताना क्षेत्र में इस काल में प्राय स्वतंत्र हो गया। फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर आक्रमण किया। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठा केवल 5000 घुड़सवार लेकर मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली पर चढ़ आए, परंतु उनका किसी भी से भी विरोध नहीं किया। इस प्रकार मोहम्मद शाह के लंबे शासनकाल में अधिकतर प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया। ठीक है, इसके बाद आया अहमद शाह। अहमद शाह को हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कल इसे और अच्छे से समझेंगे डायग्राम के माध्यम से, और फिर ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। उत्तरवर्ती मुगलों का ये पूरा एक अलग से ही चैप्टर हो जाएगा। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू।